नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 28 दिसंबर का जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का एनटीपीसी का, तो उसको कंप्लीट किया हमने, उसका एनालिसिस किया और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं इनके आसपास एक्सपेक्टेड, उन सभी को डिस्कस किया। तो आज का हमारा सेट है 28 दिसंबर 2020 को जो शिफ्ट 2 का जीके का पेपर हुआ था एनटीपीसी में, यानी हम जीके जीएस को सोल्व करवाएंगे यहाँ पे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो पेपर को डिस्कस करते हैं। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर की भौतिक मेमोरी में संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि कंप्यूटर से किसी चीज़ को निकालना क्या कहलाता है, सीधा सीधा ये पूछ रहा है। जो आरआरबी एनटीपीसी की भाषा है थोड़ी जटिल है, आपको उसे समझना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए। इसका राइट आंसर है आउटपुट। यानी कि कंप्यूटर में किसी चीज़ को डालना, यानी इंफॉर्मेशन को डालना इनपुट कहलाता है। उसके बाद सीपीयू प्रोसेसिंग करता है और बाद में आउटपुट की प्रोसेस होती है। जब कंप्यूटर या फिर कोई भी चीज़ अपने प्रोसेस करके उस प्रक्रिया के द्वारा आउटपुट देता है तो उसे आउटपुट प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोपाला विद्रोह कब शुरू हुआ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1921-22 में मोपाला विद्रोह शुरू हुआ। मोपाला विद्रोह शुरू हुआ, इसका क्या क्या कारण थे, कारण आपसे पूछ सकता है थोड़ा बहुत। तो जो नया काश्तकार कानून आया था उसकी वजह से जो दक्षिण भारत में मुस्लिम थे, यानी मालाबार क्षेत्र के आसपास जो भी मुस्लिम थे, उनमें आक्रोश फैल गया, जो उससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह शुरू कर दिया। और ब्रिटिशों के प्रति उनकी क्या थी, हीन भावना थी। इसलिए मोपाला विद्रोह शुरू हुआ कब, 1921-22 में मोपाला विद्रोह शुरू हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वर्गीकरण विज्ञान का मतलब कि विज्ञान को डिवाइडेशन किया, यानी कि जो बायोलॉजी थी या जीव विज्ञान थी उसमें डिवाइडेशन किसने किया। इसका राइट आंसर है कार्ल लीनियस ने वर्गीकरण किया, यानी वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। कार्ल लीनियस ने जैसे पेड़ पौधों को अलग सेपरेट कर दिया, पक्षियों को अलग सेपरेट कर दिया, ऐसे करके इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए, यानी सभी का वर्गीकरण कर दिया, निर्जीव और सजीवों का। तो इसलिए इन्हें वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यह क्यों हुआ और क्या कारण थे ये भी जान लीजिए थोड़ा सा। कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसमें लोगों द्वारा जनसभा की जा रही थी। वो जनसभा क्यों की जा रही थी, क्योंकि 1919 में ही क्या आया, रोलेट एक्ट आया, जो कि एक ऐसा कानून था जो लोगों के लिए सजा था। रोलेट एक्ट में क्या किया जाता था, किसी को भी बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया जाता 2 साल के लिए। किसी को भी पकड़ के अंग्रेज क्या करते थे, जेल में डाल देते थे, बिना मुकदमा, बिना कुछ चलाए, बिना कुछ वारंट किए, बिना कुछ गलती किए भी डाल देते थे। तो इसके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई कि ऐसा ब्रिटिश ना करे, इसलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था। तो क्या किया, वहां पर जनरल डायल द्वारा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड अंजाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो खालिस्तान पर नजर रखता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है वायु प्रदूषण। लाइकेन वायु प्रदूषण पर नजर रखता है। तो इसके बारे में पिछली क्लास में भी बताया था और उसमें भी क्वेश्चन आया था कि लाइकेन सहजीवी संबंध दर्शाता है, यानी कि 2 जीवों का एक समूह है। लाइकेन में कवक और शैवाल के गुण पाए जाते हैं, जबकि लाइकेन है जो कवक की तरह ज्यादा क्या करता है, रिलेटेड करता है, यानी कवक की तरह अपनी विशेषताएं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येन कहाँ की मुद्रा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनटीपीसी के लिए। मुद्राएं और राजधानियां पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में।
तो येन जापान की मुद्रा है। तो जापान से और भी फैक्ट्स थोड़े से जान लीजिए कि जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। टोक्यो जापान की कैपिटल यानी राजधानी है। और जो जापान है वो कितने टापुओं का समूह है, जापान कुल 6 टापुओं का समूह है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जापान की राजधानी कौन से टापू पर स्थित है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि जापान का सबसे बड़ा टापू कौन सा है। तो जो होन्शु होन्शु टापू है या होन्शु द्वीप है, जो जापान का सबसे बड़ा टापू या द्वीप है, होन्शु होन्शु द्वीप है जो जापान का सबसे बड़ा टापू है, और उसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ये कुछ फैक्ट्स हैं। और अब इनके अलावा मुद्राएं के बारे में जो यहाँ पे दे रखा है उसके बारे में बताता हूँ। मालदीव, मालदीव की मुद्रा का है मालदीव रुफिया, रुपया नहीं रुफिया, यहाँ पे फै शब्द का प्रयोग किया गया है, मालदीव रुपया। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इंडोनेशियन रुपया, रुपया है यहाँ पे, वहां पे रुपया है, यहाँ पे रुपया है। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वोन, दक्षिण कोरियाई वोन। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, इसका राइट आंसर बताइए। तो इस फैक्ट से रिलेटेड मैं कुछ बता देता हूँ, फिर आपके बाद में आप खुद ही आंसर्स दे सकते हो। देखो, जो भारत है उसमें 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। जैसे कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में बताता हूँ। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद में बिहार है, कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद में तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, और यूपी है। ये जो 6 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में कौन सा है, ये महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश है। इनमें क्या है, इनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, 6 राज्य हैं जिनमें क्या है, विधान परिषद है। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो इन फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। इसकी PDF का एक्सप्लेनेशन के साथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो और रिविजन कर सकते हो। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविल राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP क्या है। सीधा सीधा ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। थोड़े टफ क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में यदि आपको उनके बारे में पता नहीं है तो। NNP का हिंदी अर्थ है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये इंग्लिश में बोले जाए तो नेट नेशनल प्रोडक्शन। इसका ये जो इंग्लिश वर्ड है हिंदी वर्ड दोनों बता दिया, नेट नेशनल प्रोडक्शन या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP को कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में आप बताइए, या उसका फॉर्मूला क्या है। तो NNP को GNP माइनस मूल्यह्रास यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्शन में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। अब मूल्यह्रास क्या होता है तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यदि कोई पेन है, आपने 5 रुपये का कोई पेन लिया, वो उसकी कीमत कुछ साल या रखे रखे उसकी कीमत कम ही हो जाएगी। जैसे ही वो दुकानदार से आपने लिया तो आप उसे 5 रुपये में नहीं बेच सकते हो यूज लेने के बाद, तो उसकी प्रोडक्शन 4 रुपये 3 रुपये ऐसे हो जाएगी। बाद में चाहे वो रखा रहे, तो इसे ही बोलते हैं मूल्यह्रास। किसी चीज का ह्रास होना यानी कि उसके मूल्य में कमी होना, उसे ही मूल्यह्रास बोला जाता है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्कर करके लाया गया। तो ये जो स्टटगार्ट है वो कहाँ स्थित है, मैं इसको बारे में थोड़ा बता देता हूँ। स्टटगार्ट जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में स्थित है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बताइए कि मैडम कामा का पूरा नाम है मैडम भीकाजी कामा। तो इन्होंने कब ये झंडा फहराया, ये झंडा जर्मनी में फहराया, और कब फहराया, 1907 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अब जो ये झंडा था ब्रिटिश भारत से तस्कर करके कौन लेके गया था, ये लेके गया था इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक है, इनके द्वारा जो ये झंडा तस्कर करके जर्मनी ले जाया गया 1907 में। इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है। यानी कि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसमें फुल फॉर्म पूछी जाती है, वही इससे रिलेटेड ये क्या है, कंप्यूटर से। NIU का अर्थ क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। और पिछली कक्षा में भी हमने लगभग 2 फुल फॉर्म्स पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
याद रखना इनको, जो ये फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब मैं कुछ फुल फॉर्म्स आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं आपको उसमें भी दे दूंगा, किसमें, जो PDF मिलेगी उसमें आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो, URL का बता दिया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। NIU आ चुका है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। और रोम की फुल फॉर्म याद रखना आप, रोम की क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम होती है, RAM, रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है रीड ओनली मेमोरी, ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम, रोम, URL, NIU हो चुका है। उसके बाद में CD की आप फुल फॉर्म याद रखना। CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CPU की पिछली बार बताई दी थी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और USB की ओर याद रख लीजिएगा आप, URL के साथ USB की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, USB की फुल फॉर्म। चलिए अभी के लिए इतना ही, और आगे आते जाएंगे तो मैं फुल फॉर्म्स आपको बताता जाऊंगा। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम की सहायक मेमोरी का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताने से पहले कुछ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी। इनमें क्या डिफरेंस है? प्राथमिक मेमोरी वो होती हैं जो कंप्यूटर से सीधा सीधा जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि ये कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य मेमोरी कहलाती है प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को दूसरा वोलेटाइल, ये क्या कहलाती हैं, वोलेटाइल, ये नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का अर्थ है इनमें जब भी डाटा आता है वो जब तक कंप्यूटर चलता है तब तक डाटा रहता है, जब भी कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो डाटा उड़ जाता है। जैसे रैम है, रैम में क्या होता है, जब आपका मोबाइल या कंप्यूटर चल रहा होता है, आप जैसे टेलीग्राम चला रहे हो या कोई भी यूट्यूब चला रहे हो, तब तक वो होगा। जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑफ किया, रैम से वो हट जाएगा, जो यूट्यूब चलाए हो आपने वो रैम से हट जाएगा। जबकि जो द्वितीय मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होती हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को यहाँ पे सेव किया, जैसे पावर पॉइंट में कोई फाइल है या आप जो PDF डाउनलोड करोगे वो आपका द्वितीयक मेमोरी में जाएगा, और वहाँ पे आप वापस जैसे कंप्यूटर को ऑफ किया उसके बाद में वापस से ऑन करोगे, तब द्वितीयक मेमोरी में, यानी सेकेंडरी मेमोरी बोल लो, द्वितीयक बोल लो, नॉन वोलेटाइल बोल लो, एक ही नाम है इनका। तो इस मेमोरी में स्टोर रहती है वो PDF, वो फोटोज, वो सब कुछ वो द्वितीयक मेमोरी में स्टोर रहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो द्वितीयक मेमोरी है वो क्या क्या करती हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पी रोम। पी रोम क्या है? पी रोम में केवल जो फर्स्ट वाला प्राइमरी है वो है, सेकेंडरी का हिस्सा नहीं है। पी रोम में क्या होता है, पी रोम में एक बार डाटा जाने के बाद यदि कंप्यूटर ऑफ कर दिया तो वो डाटा इरोज हो जाता है। इरेज मतलब मिट जाता है, वापस नहीं आता है। पी रोम की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बता देता हूँ, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और फुल फॉर्म आपका याद हो जाएगा। CD का बताइए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताने से पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत अल्फ्रेड बर्नहोल्ड नोबेल द्वारा की गई, यानी कि उनकी इच्छा पर की गई थी। उनकी मृत्यु कब हो गई? 1896 में इनकी मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये हुई 1901 में। 1901 में क्या ही नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। आ गया बात समझ में? और पहले नोबेल पुरस्कार केवल जो कम 4 क्षेत्र उसके लिए दिया जाता, और जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जो अर्थशास्त्र का नोबेल है उसकी शुरुआत हुई 1968 में। यह आपको ध्यान रखना है इस बात को। अल्फ्रेड नोबेल में इसकी शुरुआत उनकी इच्छा पर इसकी शुरुआत 1901 में की गई। उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। एक बात ध्यान और रखिएगा, जो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार करंट में जिनको दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी एक बार इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट बी विलियमसन को आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 के लिए। अब जो भी करंट में आपके आसपास नोबेल दिए गए हैं उनको आपको याद कर लेना है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र हो, विज्ञान के क्षेत्र से, या फिर आर्थिक क्षेत्र से यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र से हो, सभी को आपको याद कर लेना है एक एक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस किसकी पहल पर बनाया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो कब बनाया गया, इसको आपको बता देता हूँ। 2007 में ग्लोबल क्लाइमेट चेंज बनाया गया। किसकी पहल पर बनाया गया? यूरोपीय संघ की पहल पर इसको बनाया गया। तो और इसमें क्या फैक्ट्स हैं? 2015 में एक सम्मेलन हुआ, कौन सा? जलवायु परिवर्तन में सम्मेलन। उसमें पेरिस में सभी जितने भी देश हैं जो जिन्होंने भाग लिया था, उन्होंने क्या किया? इसमें समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि हम जलवायु परिवर्तन को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कार्बन का उत्सर्जन क्या करेंगे? कम करेंगे। इस प्रकार दोबारा बता देता हूँ, 2007 में क्लाइमेट चेंज अलायंस की स्थापना हुई। 2007 में यूरोपियन संघ के कहने पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड मिला, यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अब मैं जो फैक्ट आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फिल्म फेयर पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? पहली बार दिया गया था 1954 में। किसको दिया गया था? टाइम्स समूह की फिल्म फेयर पत्रिका को यह अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखिएगा, टाइम्स समूह की फिल्म फेयर पत्रिका को दिया गया था जो सबसे पहला अवार्ड था फिल्म फेयर 1954 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? जो करंट में जो फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी ये जो दिया गया इसका राइट आंसर बता देता हूँ। गली बॉय को फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में दिया गया था। अब जो दिया गया है उसको आपको करंट अफेयर से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है, यानी पहला जो भारतीय संचार उपग्रह है वो कौन सा है? अधिकांश लोग इसका आंसर गलत करते हैं क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो बताइए पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एप्पल है जो भारत का पहला संचार उपग्रह है। इसके बारे में जानकारी देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। जो एप्पल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया। भारत ने सबसे पहले इसको लॉन्च नहीं किया। कब किया गया? 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एप्पल इसका पूरा नाम क्या था? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, यानी ये भारत के द्वारा या भारत की पहल पर इसको क्या किया गया था? उपग्रह संचार किया गया था, जो पहला था एप्पल। अब आर्यभट्ट के बारे में आप लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट जो है भारत का पहला क्या है? उपग्रह है। ध्यान रखिएगा, संचार उपग्रह में अंतर है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। तो यहाँ पे वापस से बताता हूँ, भारत का जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट है। कब इसको स्थापित किया गया था? इसे 19 अप्रैल 1975 को इसे प्रक्षेपित किया गया, यानी 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में से प्रक्षेपित किया गया। पिछली वीडियो में आपको बताया मंगलयान का क्वेश्चन आया। मंगलयान को क्या बोलते हैं? MOM, यानी क्या बोलते हैं? MOM, मार्स ऑर्बिट मिशन। पूरी जानकारी दे दी है उसमें, और एप्पल आर्यभट्ट के बारे में बता दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? जिसमें जीवन संभव, सीधा सीधा ये है, उसे क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। और अन्य फैक्ट्स में देखिए, जो वायुमंडल होता है जिसमें क्या होती हैं? गैसों का परत होता है, परत बाई परत अलग अलग गैसें होती हैं, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार संगीत से संबंधित है, यानी केवल ही संगीत से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ग्रैमी पुरस्कार है जो केवल संगीत से संबंधित है। आपने ऑस्कर सुना होगा, कांस सुना होगा, ये किससे संबंधित है? ये फिल्म से संबंधित है। जबकि ग्रैमी है किससे संबंधित है? यहाँ पे म्यूजिक से संबंधित है। अब आपको और क्या फैक्ट ध्यान रखने हैं? जो भी हाल फिलहाल में ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि सन देके, यानी कि डेट देके कि ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की चमकती हुई सतह क्या कहलाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, सूर्य में 3 लेयर्स हैं, फोटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और क्रोमोस्फेयर। ये 3 लेयर्स हैं। इंग्लिश में थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, कई बार ये हिंदी ना दे के आपको इंग्लिश भी दे दिया जाता है ऑप्शंस में। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश मंडल, यानी फोटोस्फेयर है जो सूर्य की सबसे चमकीली सतह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है, यानी किन देशों के मध्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा है, यानी कि जो 49वीं समांतर रेखा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। जैसे आपको एक चीज़ बताऊं, जो भारत है और ये पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा। या भारत और अफगानिस्तान बोल सकते हो, या पाकिस्तान या अफगानिस्तान बोल सकते हो, इनको कौन सी रेखा अलग करती है, डूरंड रेखा जो इनको अलग करती है। भारत और चीन, या आप देख सकते हो भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। ऐसे करके कुछ रेखाएं मैंने आपको बताई है, धीरे धीरे करके और भी रेखाएं बता दूंगा कि कौन सी रेखा किस देश को अलग करती है। तो देखिए एक फैक्ट और जान लीजिए को जो नीली रेखा है, आप ध्यान भी रहेगा मैं थोड़ा बताऊंगा, तो जो नीली रेखा है जो लेबनान और इजराइल को अलग करती है, लेबनान और इजराइल को नीली रेखा अलग करती है, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। अभी पीछे क्वेश्चन आया कि जलियांवाला बाग कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यह किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ। बताइए इसका राइट आंसर, यह चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी है अभी पिछले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा संतूर वादक है इनमें से। जो यहाँ पे हस्तियां दी गई हैं, शिव कुमार शर्मा है, कौन है, प्रसिद्ध संतूर वादक है। जो ये संतूर है वो क्या है, कश्मीर का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा कि संतूर कहाँ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, कश्मीर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अब यहाँ पे देखिए निखिल बनर्जी और बिंदा खान के बारे में आपको बताता हूँ। जो निखिल बनर्जी है जो क्या है, सितार वादक है निखिल बनर्जी, और जो उस्ताद बिंदा खान है वो है सारंगी वादक। एक एक फैक्ट बताऊंगा, आप बस इनको ध्यान रखिएगा। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, निखिल बनर्जी सितार वादक, उस्ताद बिंदा खान सारंगी वादक हैं, ध्यान रखिएगा इन फैक्ट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है, यानी सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सीधा सीधा बात यह है प्रश्न के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सापेक्षता का सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा आप। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो यहाँ पे WC रोंटगन है, रोंटगन या रोंटगन दोनों यहाँ पे लिखा सकता है हिंदी में। जो यहाँ पे WC रोंटगन है, इनको 1901 में नोबल पुरस्कार दिया गया, भौतिकी का नोबल। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1901 में किसे नोबल पुरस्कार दिया गया। नाम 4 होते हैं नीचे और वहाँ पे नाम होता है WC रोंटगन को। इनको 1901 में भौतिकी का नोबल दिया गया। किसके लिए दिया गया, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि यह विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए इन्हें भौतिकी का नोबल दिया गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है, यानी कि उर्वरकों की जो क्रांति है उसका संबंध किस रंग से है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा धूसर क्रांति या उर्वरक क्रांति एक ही होती है, यानी कि जो जिस रंग से संबंधित होती है उसे यहाँ पे बोला जाता है। जैसे गुलाबी क्रांति है जो किससे संबंधित है, झींगा मछली से संबंधित है। ऐसे करके एक एक करके इनको समझाता हूँ। जैसे स्वर्ण क्रांति है, स्वर्ण क्रांति या तो बागवानी बोल दो या शहद बोल दो, इन दोनों क्रांतियों को स्वर्ण क्रांति बोली जाती है। जो एक काली क्रांति है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। जो काली क्रांति है किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। उर्वरकों से संबंधित दूसरी क्रांति, काली क्रांति पेट्रोलियम से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से या दूसरा नाम आ जाए शहद से संबंधित है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है, हरित क्रांति अनाज से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ये जो क्रांतियाँ बताई मैंने 5-7, आगे नेक्स्ट भी क्वेश्चन आएंगे और भी हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो अब आपको आगे बता दूंगा जो भी क्रांतियाँ बच चुके हैं। लगभग 10 या 15 के आसपास ये क्रांतियाँ हैं, सारी कंप्लीट करवा देंगे। PDF में आपको ये सब कुछ मिलेगा जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किसने लड़ा। यानी प्लासी का युद्ध किस किसके मध्य हुआ, सीधी बात ये, एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन था। जो प्लासी का युद्ध है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो प्लासी का युद्ध है कब हुआ, 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को तो प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध किस किसके मध्य हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद दौला के मध्य हुआ। सिराज उद दौला और कंपनी के मध्य जो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को हुआ। आप याद देखिए 1757 को हुआ। जो एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, बना भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसने लड़ाई की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया। जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से प्लासी का युद्ध लड़ा। रॉबर्ट क्लाइव जिसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध लड़ा। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इससे पहले मैं कुछ व्याख्या बता देता हूँ कि एक राशि होती है सदिश और एक होती है अदिश। सदिश और अदिश में क्या अंतर है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम व दिशा दोनों होती हैं, यानी कि परिणाम भी होता है और किस तरफ वहाँ पे बल लग रहा है या राशि लग रही है, किस दिशा में है, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। जबकि अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें केवल परिणाम होता है। जैसे बल है, ये बक्सा है, इस बक्से पे बल लगाया जा रहा है, कौन सी तरफ लगाया जा रहा है, इस तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरफ खसकाया जा रहा है बक्से को, तो परिणाम के साथ साथ दिशा का भी पता चल रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। अब जो बल है वो क्या है, जो बल है सदिश राशि है, संवेग भी सदिश है, वेग भी सदिश है, इनमें परिणाम के साथ दिशा है। जबकि जो ये द्रव्यमान है ये अदिश राशि है, इसमें केवल परिणाम ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किस नियम में स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो गैस का आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए ये है क्या, दाब, और ये है क्या, आयतन। यानी जो गैस का आयतन है ये आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो आयतन को V से डिनोट करते हैं, यानी V से सिंबल, और दाब को यहाँ से P से डिनोट करते हैं। जो आयतन है दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। यह नियम किसने दिया बताइए। इसका राइट आंसर है यह बोयल का नियम है। इस सूत्र को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है। अभी पिछली जो लेक्चर करवाया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें स्थान दे रखा था, जबकि यहाँ पर सिटी दे रखी है। न्यूयॉर्क सिटी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब की गई थी, पिछली वीडियो में बताया 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। यूएनएससी के 5 सदस्य स्थायी हैं, आपको बताया था, फ्रांस, चीन, यूके, यूएसए और रूस, ये 5 सदस्य स्थायी हैं। इसके जो पर्सन्स हैं वो रिपीट होते हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, वापस से रिपोर्ट हो रहे हैं। 2 या 3% तो इसी शिफ्ट में रिपीट हो गए हैं। जबकि अब जो परीक्षा होगी 2025 की एनटीपीसी की, उसमें जितने भी सेट पूछे गए हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन कितना बना पाएगा एग्जामिनर। तो वही क्वेश्चन, लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देता है, क्वेश्चन वही आते हैं लगभग 60 से 80% के मध्य। तो आपको जो प्रीवियस ईयर दिया जा रहा है उसको लगभग आप कंठस्थ याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की। यानी कि अब तक सबसे ज़्यादा 5 बार किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल हुए, या कौन से देश में राष्ट्रमंडल खेल सबसे ज़्यादा बार हुए। सीधी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रमंडल खेल हुए। तो इसका एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए और कहाँ पे हुए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुए कब हुए, 1930 में। कहाँ हुए, कनाडा के हैमिल्टन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और एक फैक्ट और है, वो आपको बता देता हूँ। 1930, 40 और 46 को छोड़कर हर 4 सालों में ये आयोजित किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया। देखो सीधा प्रश्न भी पूछ सकता था, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। थोड़ा लैंग्वेज को टफ बना के पूछा जाता है, तो आपको भी लैंग्वेज टफ के अनुसार ही अपना जो परफॉर्मेंस है वो ही देना है।
आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका राइट आंसर होगा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जो सरणु सिंह समिति थी उसकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य तो इसमें नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि लंबा हो जाएगा थोड़ा ही। तो मौलिक कर्तव्य में ये बताया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक कर्तव्य अपनाना चाहिए या फिर मौलिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो एक मौलिक कर्तव्य है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, यानी कि जो आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है वो भी एक मौलिक कर्तव्य है। वो कब जोड़ा गया, वो अलग से जोड़ा गया है, यानी इस संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया। जो आर्टिकल 21A है जिसमें राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार है, वो कब जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ कब, 2002 में। तब राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के कर्तव्य को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो परिसंचरण तंत्र है उसमें क्या होता है, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी हमारे खून का प्रवाह होता है। सीधे सीधे बात ये है। तो जो यहाँ पे बड़ी आंत है वो परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। बड़ी आंत पाचन तंत्र का हिस्सा है। देखिए परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है, रक्त आता है, हृदय आती है, धमनी आती है और शिराएं आती हैं। जो धमनी आता है उनमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराएं हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध का मतलब बहता है CO2 जनित रक्त बहता है। शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है और अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। इसका अपवाद एक मैं बताता हूं कि एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है और एक ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है। उसका नेम हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगली बार जो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा पर पहली बार विचार किसने दिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है BN राव। BN राव द्वारा 1934 में भारतीय संविधान सभा पर पहली बार विचार दिया, यानी मांग रखी। और कांग्रेस ने 1935 में किसकी संविधान सभा की मांग रखी? दोनों फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कांग्रेस ने 1935 में, जबकि MN रॉय द्वारा 1935 में इसकी मांग रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब से संबंधित रोग है जो खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, यानी कि सेब को कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है फायर ब्लाइट। फायर ब्लाइट जो रोग होता है वो सेब और नाशपाती दोनों को हो जाता है। इसमें क्या होता है, फायर ब्लाइट रोग में यह टहनियों, फूल, पत्तों इत्यादि को नष्ट कर देता है, यानी जो ये रोग है धीरे धीरे पूरे पेड़ को ही खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स योजना है जो उत्तराखंड में स्थित है। इस उत्तराखंड की योजना है क्योंकि जो टिहरी है उत्तराखंड का एक जिला है। इससे भी आप रिलेट कर सकते हो, टिहरी उत्तराखंड का जिला है तो टिहरी योजना कहाँ हुई? उत्तराखंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रयास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दादाभाई नौरोजी के द्वारा। दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की। तो दादाभाई नौरोजी से क्या फैक्ट है, दादाभाई नौरोजी का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी ग्रेट मैन ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। और दादाभाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है द ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो दोबारा बताता हूं, सीधा सीधा याद रखो, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह इनकी पुस्तक का नाम है। इनकी पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई। ध्यान रखिएगा इस बात को, इनकी पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है, दादाभाई नौरोजी की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन शिक्षण संस्थान किस तत्वाधान से संचालित होते हैं? यानी JSS है उसका फुल फॉर्म है जन शिक्षण संस्थान, यानी कि जन शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? सीधा सीधा ये क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर है कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय के अंतर क्या आते हैं जन शिक्षण संस्थान। इनमें क्या है कि ग्रामीण और शहरी आबादी में आर्थिक रूप से पिछड़ों को शैक्षिक रूप से उन्हें प्रबल करना है, यानी शिक्षा प्रदान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुंबज अवस्थित है। बताइए गोल गुंबज कहाँ स्थित है। जो प्रसिद्ध है गोल गुंबज भारत में। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में प्रसिद्ध हैं गोल गुंबज जो बने हुए हैं। गोल गुंबज को किसने बनवाया, इस बात का भी ध्यान रखने का, मोहम्मद आदिल शाह। जो मोहम्मद आदिल शाह हैं उसने गोल गुंबज का निर्माण करवाया। यह दुनिया का सबसे बड़ा चिकनाई वाला गुंबद है, यानी कि ये जो गुंबद है गोल गुंबज दुनिया का सबसे बड़ा गोल चिकनाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब लागू या कब चालू हुआ। सीधा बात ये, तो जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है वो कौन सा है, वो है तारापुर। जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर कहाँ स्थित है, ठाणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठाणे महाराष्ट्र में ही है स्थित है। और इसको कब चालू किया गया, इसको 1969 यानी 1969 में से स्टार्ट किया गया था। ये जो तारापुर विद्युत संयंत्र तारापुर ऊर्जा केंद्र परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र है, यानी किसकी सहायता से शुरू किया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यह अमेरिका की सहायता से और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सहायता से इसे चलाया गया, यानी कि किसकी सहायता से इसे बनाया गया या चलाया गया, अमेरिका की सहायता से। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष ढांचा भारत सरकार की एक पहल है। बताइए इसके तहत क्या होता है। इंद्रधनुष योजना के तहत सार्वजनिक बैंकों में सुधार किया जाता है, यानी कि उनके जो ऋण प्रणाली या उन पे जो कर्ज है उसको मुक्त किया जाता है या उनको सुधार करने में परिवर्तन किया जाता है। इंद्रधनुष योजना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधार की योजना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। गुजरात की कौन सी नदी पर स्थित है, जो गुजरात की नर्मदा नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर बांध है जो 4 राज्यों को लाभ पहुंचाता है, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, देखो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये जो 4 राज्य हैं इनको यह पानी और ऊर्जा की पूर्ति करता है सरदार सरोवर बांध। यह आज का जो सेकंड सेट था एनटीपीसी सीबीटी 1 का 28 दिसंबर 2020 का जो शिफ्ट सेकंड था उसका यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस सब कुछ, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बता दिए गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, और ये पूछे जा चुके हैं पहले, चाहे वो कंप्यूटर हो, साइंस हो या फिर जीके हो, इन सभी का। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।